दोस्तों, इंडिया गठबंधन में जो इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा है वो ये कि कई जगह पर जो लड़ाई है वो कांग्रेस व जो सीपीआई के बीच में हो गई है और आरजेडी वर्सेज वीआईपी के बीच में हो गई है। ये सब हुआ है सीट बंटवारे को लेकर। सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बनी, अब इस वजह से हुई है। लेकिन इस बीच में तेजस्वी यादव को लेकर जब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह से पूछा गया कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित क्यों नहीं किया जाता है, तो इस पर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि इसमें कोई दोहराई नहीं है कि तेजस्वी यादव सीएम नहीं तो कौन होगा। तेजस्वी यादव बड़े जो दल हैं उनके पास, और उनके पास विधायकों की संख्या अगर ज़्यादा होती है तो फिर तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे महागठबंधन की तरफ से बिहार में। हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए ज़रूर। और आपको अच्छी लगे वीडियो तो हमें बताइएगा, चैनल को जरूर चाहिए। एक कमेंट है, बेल आइकन दबाना है, आपको सब्सक्राइब करना है और हमें बताना है कि आपको ये वीडियो कैसे लग रही है। अब सीएम फेस को लेकर जब सवाल पूछा गया तो कांग्रेस के जो सांसद हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उनका कहना हुआ कि कोई तकलीफ नहीं है और सीएम फेस तेजस्वी यादव हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन के बाद ही कैंपेन और सब कुछ होता है, इसलिए अभी तक जो बातें थी वो नहीं हो पाई। अखिलेश प्रसाद सिंह का जो बिहार चुनाव में कांग्रेस को कम सीट मिलने की प्रतिक्रिया पर उन्होंने कहा कि हमें मुकेश सहनी को भी एडजस्ट करना था और उचित सम्मान देना था। ऐसे में कुछ सीटें इधर उधर हुई है और इसीलिए हम लोगों में सीट की थोड़ी सी कमी हुई है। 17 अक्टूबर को पहले चरण का नामांकन का आखिरी दिन था और इस बीच में महागठबंधन के सीट शेयरिंग में फाइनल फार्मूले का औपचारिक ऐलान अब तक नहीं हुआ कि कौन पार्टियां हैं, जो कौन सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी। लेकिन कुछ सीटों पर अब तक जो मतभेद भी है, हालांकि कांग्रेस अपने कैंडिडेट को सिंबल बांट चुकी है और इस बीच में वीआईपी के मुकेश सहनी की वजह से महागठबंधन में उलझन और भी बढ़ गई है। कहा यह जा रहा है कि मुकेश सहनी अपनी पसंद की कुछ सीटों को लेकर अड़े हुए हैं, तो वहीं पर डेप्यूटी सीएम पद के लिए भी अपने नाम की घोषणा चाहते हैं। तेजस्वी यादव उनकी मांगों से सहमत नहीं बताए जाते हैं। अब बिहार में 243 विधानसभा की सीटों में दो फेज में वोटिंग होगी। पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर और दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग होनी है। लेकिन इस बीच में जो 14 नवंबर को इसके बाद परिणाम आएंगे। लेकिन ये जो कांग्रेस है, कहीं पर आरजेडी वर्सेज वीआईपी की हो गई है लड़ाई, तो कहीं पर कांग्रेस वर्सेज सीपीआई की हो गई है। महागठबंधन में एक दूसरे के खिलाफ ही कई जगह पर उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। तो ये इसमें देखा जाए तो वैशाली और लालगंज दोनों ही सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी के प्रत्याशी एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरे हैं। दोनों ही समझिए इन दोनों सीटों पर अब कहा यह जा रहा है कि फ्रेंडली फाइट है, लेकिन फ्रेंडली फाइट क्या हो गई, वोट तो कटेगा ही। तो फिर वैशाली विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं संजीव कुमार, जिन्होंने 15 अक्टूबर को नामांकन दाखिल किया, जबकि 2 दिन बाद 17 अक्टूबर को आरजेडी के उम्मीदवार हैं अजय कुशवाहा, उन्होंने भी नामांकन दाखिल किया। दोनों दलों के प्रत्याशियों के नामांकन से गठबंधन के कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति है और समझ नहीं आ रहा है कि वो किस गठबंधन में, मतलब किस पार्टी की तरफ से वो चुनाव प्रचार करें। लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर दोनों दलों के बीच में लंबे समय से मतभेद भी चल रहे हैं। हालांकि समझौता की कोशिश है, लेकिन अंत में दोनों दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों को सिंबल देकर मैदान में उतार दिया है। और इस बीच में कांग्रेस उम्मीदवार हैं संजीव कुमार, उनका कहना है कि वे किसी भी परिस्थिति में चुनाव लड़ेंगे, किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। अब लालगंज सीट पर भी आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। लालगंज पर भी वैशाली जिले की लालगंज सीट है, यहाँ भी कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने है। आरजेडी की तरफ से जो बाहुबली नेता हैं मुन्ना शुक्ला, उनकी बेटी है शिवानी शुक्ला, उनको टिकट दे दिया गया है। तो जबकि कांग्रेस की तरफ से आदित्य कुमार राजा को प्रत्याशी बनाया गया है। उनमें नामांकन के समय जो सांसद पप्पू यादव भी मौजूद रहे। दरभंगा की भी गौरवो राम सीट पर भी महागठबंधन के पेच फंसा है, जिसमें आरजेडी के अफजल अली खान और वीआईपी के संतोष सहनी दोनों ने ही नामांकन कर दिया।
वैशाली विधानसभा पर भी पेच फंसा, लालगंज पर भी पेच फंसा, बछवाड़ा विधानसभा जो बेगूसराय के अंतर्गत आता है यहाँ भी पेच फंसा हुआ है। वीआईपी से अवधेश कुमार राय ने नामांकन कर दिया तो कांग्रेस की तरफ से शिव प्रकाश गरीबदास ने नामांकन कर दिया। अब इसके अलावा गौरा बोराम विधानसभा है दरभंगा का, यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। वीआईपी मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी ने इस सीट पर नामांकन किया है। तो यहाँ वीआईपी और आरजेडी दोनों ही महागठबंधन के हिस्से हैं, लेकिन सीट का केंद्र बन गया है। रोसड़ा विधानसभा में देखें तो इसमें जो समस्तीपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यहाँ पर रोसड़ा में सीपीआई के लक्ष्मण पासवान को देकर मैदान में उतारा गया, तो कांग्रेस की तरफ से वी.के. रवि को चुनावी मैदान में उतार दिया गया। मतलब सीपीआई वर्सेस लेफ्ट की यहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई है। तो ऐसे में कई सीट है जिस पर तालमेल नहीं बन सका है, लेकिन जो राजनीतिक एक्सपर्ट हैं उनका ये कहना है कि सीट बंटवारे में तालमेल की कमी और क्षेत्रीय नेताओं की जो महत्वाकांक्षा है उसने महागठबंधन की एकता को कमजोर कर दिया है, और अगर यही स्थिति बनी रही तो विपक्ष गठबंधन को इन क्षेत्रों में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये जो जानकार है उनका यहाँ पर कहना है कि ऐसा हो सकता है आने वाले समय में। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या नई रणनीति से, ऐसा तो नहीं है कि कहीं प्लानिंग के साथ दो दो उम्मीदवार उतारे गए हैं, तो नई रणनीति से महागठबंधन जीत की प्लानिंग तो नहीं कर रही है। एनडीए से कितना बदला भी ले सकती है ये भी समझने वाली बात है। लेकिन ये भी देखिए कि लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन हुआ उससे एनडीए ने सबक लिया और कुशवाहा जाति को मिलाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को मिलाया, पवन सिंह को मिलाया, ताकि कोई अनबन ना रहे। भूमिहार भी और कुशवाहा समाज भी मिलकर एक साथ चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन यही काम महागठबंधन नहीं कर पाए। महागठबंधन का जो समीकरण है वो अगर देखा जाए तो इसमें वीआईपी से विकास जो मुकेश सहनी है वो एक अलग नाराज चल रहे हैं, सीपीआई ने अलग नाराजगी जाहिर कर ली है, कांग्रेस ने अलग नाराजगी जाहिर कर ली है। तो कई सारे आंकड़े हैं जो अभी सामने आ रहे हैं। फिलहाल ये सिर्फ कहा जा रहा है कि एनडीए की तरफ से जिस तरह से मजबूती है उस तरह से अब इधर कांग्रेस की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से मजबूत नहीं देखा जा रहा है उम्मीदवारों को। लेकिन यहाँ पर ये भी समझिए कि एनडीए का जो कुशवाहा समाज है उसमें से मजबूत है। एनडीए किस पार्टी को कितनी सीटें दी हैं, तो इसमें बीजेपी और जेडीयू दोनों 101 सीटों पर लड़ रही है, जबकि 6 सीट जीतन राम मांझी और हम को दिया गया है। अब जीतन राम मांझी को और उपेंद्र कुशवाहा को 29 सीटें दी गई है चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को। लेकिन कई सीटों पर एलजेपी के भी उम्मीदवार नाराज हैं कि जिस सीट पर एलजेपी का मजबूत कैंडिडेट उतरा वहां से जेडीयू ने अपने उम्मीदवार को उतार दिया या फिर बीजेपी ने उम्मीदवार को उतार दिया। तो यहाँ महागठबंधन में भी और एनडीए में भी पेच तो फंसा हुआ है ही, निर्दलीय उम्मीदवार उतर गए मैदान में। जेडीयू बीजेपी को कब कितनी सीटें दी हैं, तो इसमें देखिए 2005 में साथ लड़ी थी तो जेडीयू लड़ी 139 पर, बीजेपी लड़ी 102 पर। जीती कितना, तो जेडीयू जीती 88 और बीजेपी जीती 55। 2010 में जेडीयू लड़ी 141 पर और बीजेपी लड़ी 102 पर। जीती कितनी, जेडीयू 115 और बीजेपी जीती 51 सीटें। 2015 में लालू नीतीश का गठबंधन, जेडीयू लड़ी 101 पर और बीजेपी लड़ी 101 पर, और बीजेपी की जो इसमें देखा जाए तो जीती 71 सीटें जीती थी जेडीयू। और यहीं पर अगर देखा जाए आपको 2020 में तो 115 सीट पर जेडीयू लड़ी थी, बीजेपी 110 सीटों पर लड़ी थी। जेडीयू 43 सीटें जीती थी और बीजेपी 74 सीटें जीती थी। लेकिन 2025 का जो फार्मूला है उसमें एक अलग ही हो गया है। अब तक जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में थी, लेकिन इस बार बराबर जुड़वा भाई बनकर बीजेपी उतरी है। मतलब 101 पर बीजेपी है तो 101 पर जेडीयू है, दोनों बराबर पर चुनाव लड़ रही है। और इससे ये भी देखना होगा कि चुनाव के बाद दोनों में से कौन कितने सीटें सामने लेकर आती है। फिलहाल कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। कोई जानकारी हो